Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our GOC series. तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं and we will mainly focus on the inductive effect. So let's start with the reaction mechanism. Reaction mechanism क्या होता है? It is a step-by-step pathway showing how reactants are converted into products during a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गो थ्रू करते हैं और उस प्रोसीजर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स बनते हैं रिएक्शन के विद इन विच आर नॉन एज इंटरमीडिएट्स. उन इंटरमीडिएट से फाइनली प्रोडक्ट बनते हैं. यूजुअली रिएक्शन 1 स्टेप के 2 स्टेप के या ज्यादा स्टेप्स के भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है रिएक्टेंट से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बना लो. उसका एक पाथवे होता है. जस्ट लाइक हम कुकिंग करते हैं, हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, हम रॉ वेजिटेबल्स को कुक करते हैं और कुकिंग के दौरान कुछ उसके अंदर मटेरियल फॉर्म होता है और जो फाइनली कुक्ड फूड होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. तो इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होते. इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमें एक एक डिटेल पता लगती है कि कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स फॉर्म जो हो रहे हैं, जो रिएक्शन के बीच में कुछ स्पीशीज फॉर्म होती है वो कौन सी स्पीशीज है, कैसी स्पीशीज है, उनकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, कौन अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, कैसे अटैक कर रहा है और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे हैं और फाइनली प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है. उसका पूरा एक आपको फ्लो चार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है. अब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म की अंदर बात करते हुए हमने बोला कि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. तो बॉन्ड्स ब्रेक होते कैसे हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस स्लाइड. दैट इज टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन. बॉन्ड फिजन का मतलब है बॉन्ड का ब्रेक होना. पर बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है? 2 तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. फर्स्ट इज द हेट्रोलिटिक फिजन, सेकेंड इज द होमोलिटिक फिजन. हेट्रोलिटिक फिजन की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एक एटम के पास जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन. और इसको एक फुल एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक दिस. ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास चले गए और ब्रोमीन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज. अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ब्रोमीन ने ले लिया, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. तो हेट्रोलिटिक फिजन से हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, आयंस, एनायन एंड केटायन. अगर हम बात करें होमोलिटिक फिजन की, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे, इसके अंदर दोनों के पास इक्वली जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl के अंदर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और इसको हम एक हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला गया एंड दीज स्पीशीज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड फिजन के टाइम पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है, हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, बट कुछ रिएक्टेंट्स के अंदर होमोलिटिक हो रहा है. तो इसका आंसर छुपा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन और ब्रोमीन के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा. पर अगर हम इस तरफ देखें तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है और इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक के पास नहीं जा रहे, दोनों के पास इक्वली जा रहे हैं. और एक और इम्पोर्टेंट बात, होमोलिटिक फिजन कुछ कंडीशंस के अंदर होती है, जैसे कि यूवी लाइट. अगर यहाँ पे यूवी लाइट लिखा होगा तो ये कंडीशंस जब होंगी तभी ये होमोलिटिक फिजन होगी. कई बार ऐसा भी होता है कि क्लोरीन भी आयंस बना दे, तब ये कंडीशन अवेलेबल नहीं होती. तो कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है और रीजन इनका मेनली था द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो लेट्स मूव अहेड. हमने टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन पढ़ लिया. नेक्स्ट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. हमने रिएक्शन मैकेनिज्म की बात की, तब हमने बोला था रिएक्शन के बीच में भी कुछ स्पीशीज बनती हैं. उन
रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीशीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। अब इनकी नेचर कैसी होती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे ही बने वैसे ही फटाफट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। अब जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है वो फटाफट रिएक्ट करेगा और फटाफट स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और फटाफट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। They are not the final products but form in between that we have discussed. अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के मेनली हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द कार्बोकेटायन, देन कार्बाइनाइन, देन फ्री रेडिकल एंड देन कार्बीन। Carbocation is the carbon with positive charge. Total sigma bonds are 3 and there are no lone pairs, so steric number will be 3. Hybridization क्या हो जाएगी फिर 3 के लिए? sp2। तो शेप कैसी होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ऑल्सो कार्बोकेटायन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सो इट इज डायामैग्नेटिक। सेकेंड इज द कार्बाइनायन। कार्बाइनायन के अंदर कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, सो इट्स स्टीयरिक नंबर विल बी 4 बिकॉज टोटल हमारे पास 3 सिग्मा एंड 1 नेगेटिव चार्ज, स्टीयरिक नंबर विल बी 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो sp3 के लिए शेप हमारी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, सो इट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। नाउ लेट्स मूव अहेड थ्रू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो अभी हमने पीछे होमोलिटिक फिजन में पढ़े थे फ्री रेडिकल्स। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसका स्टीयरिक नंबर भी 3 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है and it is also trigonal planar. अब important यहाँ पे ये है that it is paramagnetic because it has 1 unpaired electron. Next is the carbene. Carbene होता है कार्बन के ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे होना, जस्ट लाइक अ लोन पेयर। ठीक है, अब ये कार्बन 2 तरह के होते हैं। एक तो ये हो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के ऊपर वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो, एक है दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कार्बन की ऑर्बिटल्स में हो। तो जब एक ही के अंदर होते हैं then that is called singlet carbene. This is singlet carbene. और जब 2 ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं then that is called triplet carbene. अब इन दोनों में हमें यूजुअली पूछते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट। तो अगर हम ध्यान से देखें सिंगलेट के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो इस वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल होगा और ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा यूजुअली। सो we discussed on this slide reaction intermediates. Reaction intermediates की स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम होगा, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वो सब हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी होती है? केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज टेम्परेरी एंड सेकंड इज परमानेंट। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर कोई रिएक्टेंट है उसके साथ कोई अटैकिंग रिएजेंट आ गया, उसके विसिनिटी में उसके इन्वायरमेंट में कोई अटैकिंग रिएजेंट आ गया, तो उसके अंदर कुछ टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अगर वो सेकेंड रिएजेंट ना होता तो रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टिंग ना होती, सो दैट्स वाई इट इज टेम्परेरी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज द टेम्परेरी इफेक्ट, जो कि किसी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। द सेकेंड इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट। अब ये परमानेंट इफेक्ट नहीं डिपेंड करता इस चीज पे कि सेकेंड रिएक्टेंट कौन है या रिएक्टेंट के आसपास इन्वायरमेंट में कौन सी चीज आ रही है, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट के ऊपर कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं।
So actually this depends upon groups on the substrate. इसी के बेस पे हम बताते हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कौन सी हो रही है. इट इज ऑफ 3 टाइप्स: इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट. तो हम वन बाय वन इन इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडक्टिव इफेक्ट. Inductive effect is the permanent displacement of electrons that we discussed now along a sigma bond. This is very important कि sigma bond के along electrons की displacement हो रही है inductive effect में. क्यों हो रही है? Due to difference in electronegativity between atoms. मतलब जो ग्रुप अटैच्ड है सबस्ट्रेट के ऊपर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. दो ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, दिस में बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब जैसे आपने एक गेम के बारे में सुना होगा, टग ऑफ वॉर, जिसके अंदर रोप को 2 टीम्स खींचती हैं और जो स्ट्रॉन्गर टीम है उसकी तरफ रोप शिफ्ट हो जाती है. उसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को दूर करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा. So that is inductive effect, shifting of electrons due to difference in electronegativity between the attached group and the substrate. So it is basically push or pull of electron density. अब यहाँ पे important क्या है कि जो electrons shift हो रहे हैं they are not changing their orbital. वो same orbital के अंदर ही electrons shift हो रहे हैं. That is very important. Now let's discuss the factors affecting the inductive effect. Inductive effect decreases with distance. This is very important factor. जैसे कि आप इस गेम की ही एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 to 3 persons इस साइड से रोप को खींच रहे हैं. तो जो सबसे फर्स्ट पर्सन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, फिर सेकंड पर्सन के ऊपर, फिर थर्ड के ऊपर, फिर फोर्थ के ऊपर निग्लिजिबल. मतलब जो सबसे पास खड़ा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो इसके बिल्कुल पास खड़ा है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पुल होगा, सबसे ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगेगा. उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है. जो एटम सबसे नजदीक लगा होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम के, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट लगेगा, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुल किए जाएंगे. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इफेक्ट विल डिक्रीज. सेकेंड इज द प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. अब इसके अंदर हम जहां भी प्लस और माइनस की बात करेंगे वहां उसका सेम ही मीनिंग है. तो हम इसको समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस हियर? प्लस इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, या प्लस इफेक्ट कोई ग्रुप लगा रहा है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. और माइनस इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं अपनी तरफ. इट अप्लाइज ऑन ऑल इफेक्ट्स. तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट. फॉर एग्जांपल CH2 negative, NH negative, then we have O negative, then we have COO negative, then we have tertiary carbon, 3-degree carbon, then we have secondary carbon, there may be alkyl groups present here, then we have primary carbon, then we have methyl, then we have
हाइड्रोजन. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस इफेक्ट. सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट नेगेटिवली चार्ज आयंस लगाते हैं, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप्स भी डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं. देन वी कम टू माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स ही तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. और प्लस इफेक्ट कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स हमने डिस्कस किए, जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, अपने से दूर करते हैं. और माइनस आई कौन लगाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, then NH3 positive, then NO2, then we have CN, then we have COOH, then we have fluorine, then we have chlorine, then we have bromine and iodine. So this is the strength of minus I effect. सबसे ज़्यादा minus I effect NF3 positive, then NR3, then so on. So that was all about the factors affecting the inductive effect. Now let's do some questions based on inductive effect, which are the applications of this effect. So first question is, arrange the following compounds in increasing order of acidity. अब यहाँ पे acidity में inductive effect कैसे लग रहा है? Let's understand this. Acidic nature का क्या मतलब होता है? Loss of H plus. सो बस हमने यही देखना है कि कौन सबसे अच्छे से, सबसे इजीली H प्लस लूज कर रहा है. अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. फर्क किस चीज का है फिर? इनके ऊपर अटैच्ड ग्रुप्स का. we can see in option 1 there is alkyl group attached, that is primary 1 degree carbon alkyl group. Then in second option we have electronegative atom chlorine. In third option we have again alkyl group methyl. In fourth option we have again electronegative atom attached, that is fluorine. अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट लग रहा है. ये माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, क्लोरीन लगा रहा है माइनस आई, एंड देन CH3CH2 लगा रहा है प्लस आई. अब इन इफेक्ट्स का क्या फर्क पड़ेगा एसिडिटी के ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस फ्लोरीन CH2COOH. इन दिस एसिड हमें इस H प्लस को लूज कर, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इस H प्लस का निकलना इजी हो जाएगा. वो तो हमने निकालना ही है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुल किए जा रहे हैं तो और भी इजी हो गया. तो जो ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं. यूजुअली एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. और जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा देगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा? H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करते हैं CH3CH2COOH. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर दिए तो H प्लस इजिली निकलेगा ही नहीं, वो यहीं पे लगा रहेगा. तो H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा मिल रहे हैं H प्लस को. सो इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा. तो अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी होगी? जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा. दैट इज द फर्स्ट. सेकेंड, प्लस आई थोड़ा कम है बट स्टिल एसिडिक नेचर इतनी ज्यादा नहीं है, तो थर्ड आ जाएगा. उसके बाद चेक करते हैं Cl और फ्लोरीन. सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में माइनस आई लग रहा है, पर किसका माइनस आई सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन वाले का. तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगी फोर्थ की. तो नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड एंड देन फोर्थ. सो दिस विल बी आवर आंसर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. हमें एक एसिडिटी का ऑर्डर दे रखा है एंड हमें ये पूछा गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे इस एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करना है. अगर हम देखें फर्स्ट में
3 क्लोरीन्स अटैच्ड है, सेकेंड में क्लोरीन कम हो गया, थर्ड में और कम हो गया, फोर्थ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, सिर्फ एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट की एक और बात पता चलती है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इंक्रीज कर देंगे या फिर नंबर ऑफ -I ग्रुप्स इंक्रीज कर देंगे, वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर सपोज करो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो -I लगा रहे हैं, तो -I इफेक्ट और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। तो फर्स्ट के अंदर सबसे ज्यादा -I इफेक्ट, देन क्लोरीन एक कम कर दिया, थोड़ा कम हो गया -I, देन और कम हो गया, और लास्ट वाले में तो कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, ये तो +I लगा रहा है, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। So we can explain this question through this method. Last question is which compound has the least nucleophilicity? अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें इस क्वेश्चन के अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, इस पे कैसे कैसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं। यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड है जो +I इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे भी +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे CF3 है, -I लग रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे टर्शरी कार्बन, तो +I इफेक्ट, सिर्फ एक -I, बाकी सब +I लगा रहे हैं। अब हमें बताना है लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसकी होगी। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर रखता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इन्होंने लीस्ट न्यूक्लियोफाइल पूछा है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन रिच नेचर सबसे कम होगी, मतलब बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही तो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। वो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं एक तरह से, क्योंकि लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक मतलब मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमें बताना है मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो। सबसे इलेक्ट्रॉन्स कम किसमें होंगे? जिसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा खींच लिए जाएंगे। अब ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। अब जिसका नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर सबसे कम होगा वो लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा या फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब -I इफेक्ट क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो गए तो क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, उसके नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जिसके अंदर -I इफेक्ट लग रहा है उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि CF3 इस नेगेटिव चार्ज को पुल कर लेगा। बाकी सब एग्जाम्पल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी C. सो दैट्स इट। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल लर्न अबाउट other effects, that is hyperconjugation and resonance. Thank you so much for watching.